गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए बहुत अच्छे हैं। आज हम आप लोग के बीच क्लास 7 का विषय पर्यावरण और हम जो चैप्टर बुक है उस बुक से जो पहला चैप्टर है हमारा पर्यावरण, आज उसके बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन उससे जानने से पहले आप सभी को मुकेश सर ऑनलाइन क्लासेस जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है उसमें सभी का स्वागत है, और साथ ही आप सभी मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि मेरा जो यूट्यूब में वीडियो हम डालते हैं वो वीडियो आप लोग के बीच सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्ग 7 का हमारा पर्यावरण भाग 1। तो बच्चों, हम अपने आसपास के पर्यावरण को तो जरूर जानते होंगे, लेकिन आज हम लोग जानेंगे कि पर्यावरण है क्या और पर्यावरण हमारे जीवन को किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं पर्यावरण क्या है। बच्चों, अगर हम लोग पर्यावरण का संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद में आ जाएगा परि जोड़ आवरण। ठीक है, अगर हम लोग पर्यावरण का संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा परि जोड़ आवरण। परि का अर्थ होता है चारों तरफ और आवरण का मतलब होता है घेरा, यानी वह घेरा जो हमारे चारों तरफ फैला हुआ है। ठीक है, अब ये चारों तरफ क्या हो सकता है, हम लोग चारों ओर से क्या चीज से घिरे हो सकते हैं। जैसे में हम लोग हवा से घिरे हो सकते हैं, हम लोग पेड़ पौधों से घिरे हो सकते हैं, हम लोग जीव जंतुओं से घिरे हो सकते हैं, हम लोग पानी जल से हम लोग घिरे हो सकते हैं, हम लोग बहुत सारे पेड़ पौधों से हम लोग घिरे हो सकते हैं। तो यानी पर्यावरण जो होता है जो हमारे चारों ओर घिरा हुआ है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पर्यावरण। और अगर हम लोग पर्यावरण की परिभाषा को देखें तो किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर, जीवित प्राणी मतलब हम लोग हो गए, अब किसी भी जीवित प्राणी मतलब जीव जंतु और पेड़ पौधे, है ना। तो ये जीवित प्राणी कहने का मतलब है कि जीव जंतु और पेड़ पौधे, चारों ओर पाए जाने वाले लोग, वस्तुएं, स्थान, प्रगति आदि जो हमारे दैनिक जीवन को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं पर्यावरण कहलाते हैं। आप लोग पर्यावरण की परिभाषा को जो है पॉज करके आप लोग लिख लेंगे और इसे याद करेंगे। यानी प्रकृति में जो भी चारों ओर पाया जाता है जैसे वायु, मृदा, पेड़ पौधे तथा प्राणी सभी पर्यावरण के ही अंग हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि पर्यावरण यानी हम लोग को क्लियर हो गया कि पर्यावरण जो हमारे चारों ओर फैले वस्तुओं को, यानी हम लोग जो जीवित प्राणी है चाहे पेड़ पौधे हैं या जीव जंतु हैं, उनके चारों ओर का जो आवरण है वो पर्यावरण कहलाता है। अब इस पर्यावरण में क्या क्या आ सकता है, वायु आ सकता है, मृदा, हम लोग मृदा के चारों ओर हैं, हम लोग मृदा से चारों ओर से घिरे हुए हैं, पेड़ पौधों से हैं, तथा प्राणी सभी अंग है। प्राणी मतलब एक छोटा सा कीड़ा से लेकर एक बड़ा सा जीव जंतु जानवर तक भी जो है ये प्राणी की गिनती में आ जाएगा और उसे हम लोग घिरे हुए हैं। और ये हम लोग देखेंगे कि पर्यावरण जो होता है वो निरंतर परिवर्तन होते रहता है। अब बच्चों अपना नानी घर का याद कीजिए, जब आप छोटे थे यानी जब आप 3-4 में पढ़ते होंगे और उस समय नानी घर जाते होंगे और अभी आप नानी घर जाते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत तरह का परिवर्तन हो गया। पहले संभावना ऐसी भी हो सकती है कि आप अपना नानी घर पैदल जाते होंगे, आज आपके पास गाड़ी हो गया। पहले आप कच्ची रोड से जाते होंगे, आज पक्की रोड हो गया। पहले जो है जहाँ पर आप खेलते कूदते होंगे नानी घर में, वहाँ पर बिल्डिंग बन गई होंगी, तालाब बन गए होंगे। ठीक है, तो आए दिन जो है हमारे पर्यावरण में जो है परिवर्तन होते रहता है। यानी पर्यावरण परिवर्तन ही एक तरह से कहा जाए तो हमारा जीवन है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि पर्यावरण के दो रूप हैं। पर्यावरण के दो रूप हैं।
पहला हो गया प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा हो गया मानव निर्मित पर्यावरण। तो सबसे पहले हम लोग प्राकृतिक पर्यावरण को पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्राकृतिक पर्यावरण क्या है? तो प्राकृतिक हम लोग जान चुके हैं, जो प्रकृति से हमें मिलता है। तो प्राकृतिक पर्यावरण में क्या हो गया? भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। इसको याद रखना है। प्राकृतिक, जैसे हमें प्रकृति से क्या मिलता है? भूमि मिला है, जल मिला है, वायु मिला है, पेड़ पौधे मिले हैं एवं सारे जीव जंतु जो है वो प्राकृतिक के अंतर्गत में आते हैं। हम लोग को किसी ने बनाया, हम लोग को प्रकृति ने बनाया। इसलिए हम लोग इन सारे चीजों को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण को भौतिक पर्यावरण भी कहा जाता है। यानी जो हमारा प्रकृति के द्वारा जो भी चीज है, चाहे वो भूमि है, मृदा है, पहाड़ है, जंगल है, ठीक है, उसके बाद जो है पेड़ पौधे हैं, वायु है, ये सभी जो है भौतिक पर्यावरण की गिनती में आते हैं। तो हम लोग बातें कर रहे थे कि पर्यावरण जो है वह किसी न किसी रूप में हमें प्रभावित जरूर करता है। अगर जरा सोचिए कि जहाँ का पर्यावरण, अगर जहाँ पर ज्यादा वर्षा होती होगी, हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि जहाँ पर अगर ज्यादा वर्षा होती है तो आप देखेंगे कि वहाँ पर पेड़ पौधों का उगना बहुत ज्यादा होता है, वहाँ जंगल अच्छे बनते हैं। और जंगल अगर ज्यादा बड़ा होगा, जंगल अच्छे होंगे तो वहाँ पर जीव जंतुओं का भी निर्माण बहुत होता होगा, यानी जीव जंतु भी जो है अधिक मात्रा में पैदा होते होंगे। लेकिन जरा सोचिए कि अगर जहाँ पर पानी वर्षा या ज्यादा पानी नहीं होगा, जैसे रेगिस्तान में है, तो आप वहाँ पर देखेंगे कि वहाँ पर ज्यादा जंगल नहीं है। और ज्यादा जंगल भी नहीं, अगर ज्यादा जंगल नहीं है तो वहाँ पर ज्यादा जीव जंतु भी नहीं रहते होंगे। यानी कहा जाए कि अगर पानी भी जो है हमारे वातावरण को प्रभावित करता है। अब देखेंगे कि भूमि, अगर जहाँ का भूमि ज्यादा उपजाऊ है वहाँ का पर्यावरण कुछ अलग होगा, जहाँ का भूमि बंजर है, निर्जीव है, वहाँ का पर्यावरण गर्म होगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग, हमारा जो पर्यावरण होता है वह हमारे जीवन को किसी न किसी रूप में प्रभावित करता है। अब जरा सोचिए कि अगर हमारे बीच में अगर पानी नहीं होगा तो हमारे जीवन को भी प्रभावित करेगा। अगर हमारे अगल बगल की भूमि उपजाऊ नहीं होगी, हम लोग का पेड़ पौधे अगर ज़्यादा नहीं होंगे तो हमारे जीवन को भी प्रभावित कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि प्राकृतिक पर्यावरण के रूप। तो प्राकृतिक पर्यावरण के रूप में हम लोग देखेंगे कि इसको दो भागों में बांटेंगे। एक हो गया जैव, दूसरा हो गया अजैव, ठीक है। तो जैव का मतलब हो गया जीव मंडल, जैव मतलब जो जिंदा है, जो जीवित है, जैव, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे जैव मतलब जीव मंडल और अजैव मतलब हो गया कि जो अजैव है, यानी इसके अंतर्गत में तीन आ जाते हैं, स्थल मंडल, जल मंडल और वायु मंडल। यानी अगर हम थोड़ा सा देखेंगे कि स्थल मंडल, जल मंडल और वायु मंडल जो होता है, ये तीनों मिलकर जैव मंडल का निर्माण करते हैं। इसीलिए सबसे पहले हम लोग जो है अजैव पर्यावरण को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग अजैव पर्यावरण को ही पढ़ेंगे कि अजैव क्या है। तो हम लोग अजैव मंडल में सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्थल मंडल। अब ये स्थल मंडल क्या है? ठोस चट्टानों एवं खनिजों से बनी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यानी अगर एक तरह से देखा जाए तो स्थल मंडल का मतलब, स्थल का मतलब हो गया जमीन, ठीक है। यानी जो भूमि, जो जमीन हमारे पास है, वह जमीन को हम लोग क्या बोलेंगे? स्थल मंडल बोलेंगे। अब यहाँ पर वो देख सकते हैं कि ये जो है वर्ल्ड का मैप है, और इस मैप में आप देख रहे हैं ये जो विभिन्न रंगों से विभिन्न देशों को दर्शाया गया है, वो सभी स्थल मंडल के अंतर्गत में आते हैं। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो विभिन्न प्रकार के रंगों से जो देश, महादेश दिखाए जा रहे हैं, वो सभी स्थल मंडल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सफेद में जो बर्फ रखा हुआ है या बर्फ जो है,
तो ये बर्फ भी जो है स्थल मंडल में आते हैं। अब ये इसमें क्या आएगा, भूमि, भूमि भी जो है स्थल मंडल है, पर्वत स्थल मंडल है, पठार, मैदान, घाटी, ये सभी जो है स्थल मंडल के रूप में हमारे पास उपस्थित हैं। अब इन स्थल मंडल में हम देखेंगे कि यहाँ पर बहुत ऐसे विषम स्थल हैं, जैसे कि महाद्वीप, बहुत ऐसे महाद्वीप हैं जो विषम परिस्थितियों में वहाँ पर जो है स्थल पाए जाते हैं, बल्कि महासागर की सतह पर भी मिलते हैं। स्थल मंडल मनुष्य और पौधों के जीवन के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि स्थल मंडल जो होता है मनुष्य एवं पौधों के जीवन के लिए आवश्यक है। जरा सोचिए, अगर स्थल नहीं रहता तब फिर क्या होता। हम लोग अपना मकान नहीं बना पाते, सड़क नहीं बना पाते, हम लोग जो है खेती बाड़ी नहीं कर पाते, हम लोग खुद जो है जमीन के अभाव में इधर उधर, मतलब समझिए कि अगर जमीन ही नहीं रहता तो शायद हमारा भी अस्तित्व नहीं रहता। हम कहाँ चलते हैं, हम कहाँ रहते हैं, हम कैसे पढ़ते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। पेड़ पौधे नहीं रहते, पेड़ पौधे अगर स्थल मंडल में नहीं रहते तो उससे हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन के बिना हमारा जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो स्थल मंडल समझ में आ गया, यानी ठोस चट्टानों एवं खनिजों से बनी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। अब इसमें भूमि हो गया, पर्वत हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गया, घाटी हो गया, ये सभी जो है स्थल मंडल के रूप में जाने जाते हैं। इसके बाद आता है जल मंडल। विभिन्न अवस्थाओं, यानी जल के 3 रूप हैं। जैसे जल जो होता है वो 3 रूपों में रह सकता है, ठोस बर्फ के रूप में, द्रव्य पानी के रूप में, गैस भाप के रूप में। ठीक है। में पृथ्वी पर उपस्थित जल का संपूर्ण क्षेत्र जो है जल मंडल कहलाता है। यानी जहां भी हम जल को देखेंगे यह जल जो है जल मंडल के रूप में ही जाना जाएगा। इसके अंतर्गत महासागर हो गए, सागर हो गए, नदियां हो गई, झील हो गए, तालाब हो गए, भूमिगत जल मतलब जो जमीन के अंदर में जल है, हिमनद यानी वह नदी जो हिम से यानी बर्फ से जो नदियां निकलती है, जैसे गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, ये सभी, वाष्प हो गया जो हमारे वायुमंडल में भाप रहता है, वाष्प रहता है, वह भी जल मंडल के अंतर्गत में आता है। और ऐसा माना जाता है कि हमारी जो उत्पत्ति है वह जल से ही हुई है। ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको ये जो मंतव्य है कि हमारी उत्पत्ति जो है जल से हुई है, तो आप देखेंगे कि आप जहाँ पर भूमि है, ठीक है, जमीन है, और अगर आप देखेंगे कि अगर वहाँ पर हम पानी रख देते हैं, पानी जमा हो जाती है, तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिन के बाद जो है वहाँ पर, या देखेंगे कि अगर अपने आसपास जो है कुआं है या चापाकल है और वहाँ पर गड्ढे हैं और गड्ढा में पानी जमा होता है, तो आप देखेंगे कि उस पानी में कीड़े पैदा होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमारी एक थ्योरी जो है वैज्ञानिकों ने लगाया है कि हमारी भी प्रथम उत्पत्ति जो है वो जल से ही हुई है। ठीक है, हम लोग जल से ही उत्पत्ति जीवों की होती है। अब देखेंगे कि अगर जहाँ जल नहीं होगा वहाँ पर जीव की उत्पत्ति भी संभव नहीं हो पाएगी। अब यहाँ पर हम लोग वर्ल्ड का मैप देखते हैं, तो आप जो ब्लू कलर का जो है, नीला कलर का जो भी आप भाग देख रहे हैं, वह सभी जल मंडल के ही रूप में जाने जाते हैं, चाहे वो महासागर हो, सागर हो, नदी हो, तालाब हो, भाप, है ना, आपका जो है ये झील हो, भूमिगत जल हो, जो हम लोग जमीन के अंदर से जो जल निकालते हैं, वह भी जल मंडल के रूप में जाना जाता है।